हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं डन एमटेक फ्रॉम एसबीआई इन 2020 only। सो मैं यहाँ पर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पेज देने के लिए आया हूँ। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सब्सक्रिप्शन पेज क्या है, लेकिन वो जानने से पहले आपको ये जानना है कि अनअकैडमी क्या है। नाम तो सुना ही होगा डेफिनेटली। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए कोई भी स्टूडेंट अपने घर पर बैठ के क्वालिटी एजुकेशन विद फ्रीडम अचीव कर सकता है। ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन पेज है, ये मैंने प्रिपेयर की है फिनिक्स प्रोग्राम के लिए। ओके, मूविंग ऑन। अभी आप कोई भी नया स्टूडेंट अगर इस वेबसाइट पर जाएगा अनअकैडमी की, तो वहाँ पर उसे इस टैब में गोल्स दिखाई देंगे। ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप अपने गोल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या एसएससी के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या फिर केट एंड ईएसपी और इवन यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो वी हैव अ होस्ट ऑफ सर्विसेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑन आवर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने गेट एंड ईएससी एज योर गोल सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। अब सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्या पड़ती है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स की। ठीक है। अभी उन वीडियोस में क्या है कि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, आप उन पे किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने डाउट्स अलग से नहीं पूछ सकते, कोई गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत आंसर मिलेगा, कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं है। इंडिया के दूसरे स्टूडेंट्स के सामने स्पेशल चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या है, सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस होंगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं, टॉप ऑथर्स जो हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे आके। और उन डेली लाइव क्लासेस में आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ, उनसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। और आपको तुरंत उनका आंसर मिल जाएगा। पोल्स क्रिएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स। ठीक है। उन पोल्स के आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं और आप देख सकते हैं आपका आंसर राइट था या नहीं था। ठीक है। ये सब कब होगा? वाइल क्लासेस गोइंग। सेकेंड इज लाइव टेस्ट इन क्विजेस। इसके अंदर क्या होगा कि आप अपना एक डिटेल्ड एनालिसिस देख पाएंगे। जो एजुकेटर्स हैं और डिफरेंट लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं एकेडमी के साथ, वो आपका डिटेल्ड एनालिसिस हर टेस्ट के बाद में आपको दिखाएंगे कि आप किस एरिया में कमजोर हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कौन सी पोर्शन ऑफ सिलेबस है जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, वो आप डायरेक्टली देख पाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट को ऐसे अप्रोच नहीं कर सकता कि चलो यार आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। नहीं, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होनी बहुत जरूरी है अगर आप क्रैक करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को। तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा कि इस तरह ये मॉड्यूल्स आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद यही पढ़ना है, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से आपको सभी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलेगा। फाइनली देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में स्पेशल चीज ये है कि अब सपोज आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो वहां पर ये लिमिटेशन होती है कि एक एजुकेटर एक सब्जेक्ट का, तो आपको फीस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब भाई ऐसा नहीं होता ना कि हर एक को सूट हो जाए एक ही एजुकेटर। तो यहाँ पर वो हमने फ्रीडम दे रखी स्टूडेंट्स को कि आप एक नहीं, आप 70-80 जितने टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको जो पसंद आए उससे पढ़ सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक के टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। उस तरह से आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। और ये भी नहीं है कि लाइव लाइव क्लास चल रही है तो पिछले वाला जो आपने मिस कर दिया आप फिर से नहीं देख सकते। आप जाकर वापस अपने पिछले कोर्सेज को भी देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें वापस पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हर एक कोर्स जो यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा वो रिकॉर्डेड होता है। ओके, मूविंग ऑन। अब आप पूछेंगे कि यार प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग क्या है और कैसे अवेलेबिलिटी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि केट और जैसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप एक महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते, 2-3 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके इंडिया की टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसके लिए आपको मिनिमम 1 साल तो प्रिपेयर करना ही रहेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये 12 मंथ्स वाला जो कोर्स है उसकी ऑप्ट करें। उसमें आपका एक्चुअली जो प्राइस है वो 25,000, बट अगर आप ये कोड +10 लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, विच इज अ लॉट।
एंड फाइनली आपको ये कोर्स पड़ेगा 22,500। अब आपको लगेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट ये सीरियसली बहुत छोटा अमाउंट है। पर मंथ कॉस्ट जो आपकी है वो ओनली 1875 पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं कि अगर आप ये कोर्स इस क्वालिटी का कोर्स अगर बाहर लेने जाएंगे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी, तो मिनिमम 1 to 2 लाख का खर्चा आपको होने वाला है। उसके बाद आपको वहां जाके बैठना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बट हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं घर बैठे आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, क्योंकि आप ये अनअकैडमी की स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली, जिसपे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना कंपलसरी। So this was all about the subscription plans that Unacademy offers. This was the plus subscription. एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा था जब इस प्रोग्राम के लिए साइन अप में कर रहा था, जिसमें पूछा गया कि why do you want to be a part of this program? ऑल्सो अगर सारे एजुकेटर सिलेक्ट हो चुके हैं एंड अगर ऐसा एक ऑप्शन है कि हम एक और एजुकेटर ले लेंगे, तो वो आप ही क्यों होंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट इट। मैं ये कहना चाहूंगा कि आई टोटली अंडरस्टैंड दैट मुझसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं कोई तोप हूँ, मुझे सब कुछ आता है, नहीं। बट मैं रियली पैशनेट हूँ स्टडी को लेकर। मुझे आज तक बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले हैं लाइफ में, सभी ने मुझे जितना इंस्पायर किया है उतना और कोई प्रोफेशन मुझे इंस्पायर नहीं कर पाया। मैं खुद एक ट्रांसमिशन इंजीनियर हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, बट डिस्पाइट दैट I want to pursue teaching as my profession, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, अगर आप वो करो तो आप बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। एंड अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, एंड भाई कौन नहीं चाहता कि वो सबसे अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट हो। हर कोई अपनी लाइफ एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है, राइट? तो मैं इसलिए अनअकैडमी के पार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोवाइड करवा पाएगा। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एक्चुअली अपना जो पोटेंशियल है वो शो कर पाऊंगा। So that was all about my subscription pitch and why I want to join this Phoenix program. Moving on, अब मैं एक छोटा पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ सबके साथ, which is my subject matter. I will be discussing heat exchangers, which is a part of the subject heat transfer for GATE and ESE as well as mechanical engineering, जिसमें हम basically देखेंगे introduction, what are the basic governing equations of heat exchanger and the classification of heat exchangers. Moving on, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन, ठीक है, क्या होता है हीट एक्सचेंजर, तो इसे हम समझेंगे। हीट एक्सचेंजर is a steady flow adiabatic open system in which two flowing fluids exchange or transfer heat between them without losing or gaining any heat from the environment. अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडियाबैटिक ओपन सिस्टम, यहाँ पे फिगर बताया जा चुका है हीट ट्रांसफर का। ये हीट ट्रांसफर का सपोर्ट सिस्टम है, तो उसमें हमने ये समझना है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। हीट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? सिर्फ हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच। ये जो दो फ्लूइड हैं, ये इधर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हीट बिटवीन देम, बट सराउंडिंग के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं होगा हीट का, ठीक है। ये ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि मास ट्रांसफर हो रहा है अंदर और बाहर इस सिस्टम से। तो ये था डेफिनेशन हीट ट्रांसफर का, हीट एक्सचेंजर का, सॉरी। अभी सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज स्टीम कंडेंसर, व्हिच इज अ सरफेस हीट एक्सचेंजर। स्टीम कंडेंसर क्या होता है? जिसके अंदर एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से स्टीम इनलेट आ रहा है, स्टीम इनलेट बहुत सारे वेसल्स और पाथवेज से मूव होके फाइनली यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। अभी इन पाथवेज में से क्या फ्लो हो रहा है? कोल्ड वाटर इनलेट एंड कोल्ड वाटर आउटलेट। हमारा बेसिकली एम क्या है कि हमें स्टीम को कंडेंस करना है, ठीक है। कंडेंस कैसे करेंगे? गर्म स्टीम को, तो हम उसे कोल्ड वाटर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। कोल्ड वाटर इन पाइप्स में से या फिर स्पीकिंग करेक्टली इन ट्यूब्स में से फ्लो होगा, यहाँ से एग्जिट होगा। ऑब्वियसली कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब वो एग्जिट होगा, और स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड स्टीम जब अपनी सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे जाएगी तो इट विल कंडेंस, ठीक है। तो दिस वाज एन बेसिक एग्जांपल, ऑलराइट।
अभी कोई भी एक ऑयल इंडस्ट्री है या फिर गैस इंडस्ट्री है, तो उसमें अगर बॉयलर यूज हो रहा है, बॉयलर में बेसिकली कुछ एसेसरीज होती है विच आर अल्टीमेटली हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है, बट हमने उनको उस वे में कभी सोचा नहीं होता। तो उनके एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट इज इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है? इकोनोमाइजर इज वन इन विच हॉट फ्लो गैसेस ट्रांसफर हीट टू फीड वाटर। सुपर हीटर में क्या होता है कि हॉट फ्लूइड गैसेस है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को अपने हीट ट्रांसफर करती है। एंड थर्ड इज एयर प्रीहीटर, जिसमें हॉट फ्लो गैसेस कंबशन एयर को अपनी हीट ट्रांसफर करती है। ये तीन जो है वो एसेसरीज हैं बॉयलर। और भी एग्जांपल्स हीट एक्सचेंजर के। फर्स्ट इज कूलिंग टावर। जो बड़े बड़े हाइपरबोलिक कूलिंग टावर्स आपने देखे होंगे, अगर आप सिटी के थोड़ा बाहर जाएंगे तो जहाँ पर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कूलिंग टावर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो हॉट वाटर से एटमॉस्फेरिक एयर को हीट ट्रांसफर करते हैं। सेकंड इज जेट कंडेंसर, जो हॉट स्टीम से कूलिंग वाटर को हीट ट्रांसफर करता है। थर्ड इज ऑयल कूलर, जो हॉट ऑयल से कूलेंट वाटर या फिर कूलिंग एयर को हीट ट्रांसफर करता है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है हीट एक्सचेंजर की, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं हीट एक्सचेंजर, जिसमें हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ओपन सिस्टम है जिसमें स्टेडी फ्लो हो रहा है दो फ्लूइड्स का। अभी बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है कि नेट डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हीट ट्रांसफर इज एडियाबैटिक, ओके, तो मतलब हीट ट्रांसफर जीरो हो गया। हमें ये पता है कि टोटल सिस्टम में कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क ट्रांसफर भी जीरो हो गया, ओके। अब जो इंटरनल एनर्जी है उसमें हम छोटी छोटी जो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो रही है। तो काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी जीरो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी जीरो है, ओके। फाइनली बचता क्या है? बचता है एंथैल्पी चेंज। सो भैया जो हीट एक्सचेंजर है उसमें टोटल एंथैल्पी चेंज होगी जीरो, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक गवर्निंग इक्वेशन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? मैथमेटिकली, कि जो टोटल हीट ट्रांसफर है सिस्टम का, सिस्टम को कंप्राइज कौन कर रहा है? दो फ्लूइड्स कंप्राइज कर रहे हैं, फर्स्ट इज हॉट फ्लूइड एंड सेकंड इज कोल्ड फ्लूइड। सॉरी। सो यहाँ पर इक्वेशन ये हो गई कि डेल्टा एच हॉट फ्लूइड प्लस डेल्टा एच कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू जीरो। इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस डेल्टा एच हॉट फ्लूइड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा एच कोल्ड। अब ये हम लिखना चाहे अगर वर्ड्स में क्या होगा कि रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीमेंट ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ एंथैल्पी इंक्रीमेंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अब ये जनरल आपको बस ऐसे याद रह जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली भी चीज नहीं कि अगर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हॉट फ्लूइड की ऑब्वियसली एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और कोल्ड फ्लूइड की एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो हीट गेन कर रहा है। Mathematically speaking, Q can be written as m dot h Cph Thi minus Thi equals to m dot c Cpc Tce minus Tci। इसे देख के डरना नहीं है, कुछ खतरनाक इक्वेशन नहीं है, सिंपल एंथैल्पी चेंज को मैंने दिखाया है। अब इसमें एक एक टर्म को मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज m dot h। m dot h क्या है? दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड। इसे रिप्रेजेंट क्या करेंगे? यूनिट पर kg पर सेकंड, ठीक है। सेकंड इज CPH, ये है स्पेसिफिक हीट किसकी? हॉट फ्लूइड। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी के अंदर, ठीक है। याद रखना, कोई बात नहीं ना भी याद रहे तो हम आगे और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। थर्ड इज THI। THI क्या है? वापस चलिए फिगर पे, यहाँ पे आपको फिगर याद होगा। THI इज इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एंड हॉट फ्लूइड का जो आउटलेट टेम्परेचर है दैट इज THE। तो THI माइनस THE बेसिकली क्या हो गया? हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ड्रॉप, ओके। ये जो इतना पार्ट हुआ इक्वेशन का, ये हो गया हीट ट्रांसफर, तो पूरे हीट एक्सचेंजर का। अब हमने अज्यूम की एक चीज अगर आपने ध्यान लगाया हो तो, कि टोटल हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। ये अपना असम्पशन है, हम ये सोच रहे हैं कि बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये बेसिक प्रिलिमिनरी स्टडी है, हम अभी इन डेप्थ नहीं जा रहे हीट एक्सचेंजर के, ओके। तो
इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ कोल्ड फ्लूइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब हम इसे लिख सकते हैं m डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू टी सी ई माइनस टी सी आई। ठीक है, ये जो m डॉट सी है ये कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट है इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेकेंड। सीपीसी जो है वो कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट है इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर केजी केल्विन। एंड फाइनली ये जो टी सी माइनस टी सी आई है, वापस फिगर पे चलते हैं, ये है कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर राइज इन कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, इन सब के यूनिट्स को जब आप वर्कआउट करेंगे केजी पर सेकेंड, जूल पर केजी केल्विन एंड केल्विन, तो आपका जो यूनिट बचेगा वो है जूल्स पर सेकेंड। इसे आप वॉट्स में भी लिख सकते हैं, तो जो हीट ट्रांसफर मिलेगा वो मिलेगा वॉट्स। ठीक है, अभी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट हीट ट्रांसफर इन एनी कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड। ये जो कांस्टेंट प्रेशर वाला असम्पशन है, इसे मैं अब वापस अच्छे से आपको बताना चाहूंगा। वो कैसे कि हमने हीट एक्सचेंजर में ये चीज अज्यूम की, क्या इस एनालिसिस में क्या अज्यूम किया भाई, कि जो प्रेशर है बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स का वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब तक मैंने आपको कितने असम्पशन बताए? 2 असम्पशन बताए, याद करके। पहला असम्पशन क्या था? पहला असम्पशन ये था कि टोटल हीट दैट इज लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू टोटल हीट दैट इज गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड। मतलब बेसिकली लॉसेस नहीं हो रही हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, ये बेसिक अपना प्रिलिमिनरी स्टडी। सेकंड असम्पशन ये है कि हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स के जो प्रेशर वो कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द सिस्टम। तभी इस कांस्टेंट प्रेशर असम्पशन की वजह से हम ये लगा सकते हैं कंक्लूजन कि जो हीट ट्रांसफर होगा रूम के बीच में विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ ईदर ऑफ द फ्लूइड्स। ये थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमने बताया था उस इक्वेशन को मैंने फिर से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये हमने लास्ट स्लाइड में देख रखा है कुछ नया इक्वेशन, बट एक प्रिकॉशन लेनी है आपको जब इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये यहाँ पे इक्वेशन, ये प्रिकॉशन जो है वो ये है कि डू नॉट राइट द अबव फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ द फ्लूइड इफ इट इज अंडरगोइंग फेज चेंज। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती कर देते हैं पर आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें ये देखो कि फेज चेंज तो नहीं हो रहा ना। फेज चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई स्टीम हीट लॉस करके सपोज लिक्विड बन रही है, या फिर कोई वाटर दे रखा है लिक्विड फॉर्म में जो कि हीट गेन करके स्टीम बन जा रहा है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तब आप ये बेसिक इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तब आपको ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, ये कौन से केसेस में एप्लीकेबल होगा? स्टीम कंडेंसर या फिर इवापोरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम आ गई, x इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टीएस डायग्राम मैंने दे रखा है। ठीक है, सपोज एक स्टीम है जो कि टेम्परेचर लूज कर रही है वाटर के कांटेक्ट में आके। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह इसका ग्राफ चलेगा, टेम्परेचर इसने लूज नहीं किया, यहाँ पर उसकी खाली एंथैल्पी कम हुई और एंट्रोपी गेन। ठीक है, और देन सब कूलिंग करेंगे। सब कूलिंग में क्या होगा कि डेल्टा टी आएगा, आपको फाइनली टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। तो x जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। उसके बाद में HFG जो है वो हमको स्टीम टेबल से मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इस वाले रीजन के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए। हर एक प्रेशर के लिए एक एंथैल्पी HFG मिलती है, ये वो है। नेक्स्ट इज CPW। CPW क्या है? CPW इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कूलिंग वाटर जो इसे ठंडा कर रहा है। डेल्टा टी S स्लैश सी, अभी S स्लैश सी जो है वो सब कूलिंग दिखा रहा है, तो डेल्टा टी जो है वो यहाँ से हमको मिलेगा कि स्टीम कितना बेसिकली सब कूलिंग। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बेसिकली स्लाइड से कि अगर फेज चेंज हो रहा है एक भी फ्लूइड का तो हम ये बेसिक इक्वेशन नहीं लगा सकते। कौन सी बेसिक इक्वेशन भैया? ये वाली। ये कब लगेगी? जब फेज चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो वहां पे हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है? ये नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखा थी ये। ठीक है, अब आप इस स्लाइड का फोटो ले लीजिए या फिर देख लीजिए इसे ताकि आपको याद रहे। मूविंग ऑन, अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर की तरफ।
बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं हीट एक्सचेंजर के, ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, इसे रिकूपरेटिव टाइप भी कहा जाता है। सेकंड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। थर्ड इज रीजनरेटिव या फिर स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब हम इन डिटेल देखेंगे कि एक एक टाइप क्या है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, इसमें नाम में डायरेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब दोनों के दोनों टच हो जाएंगे, ये बात का याद रखना। ट्रांसफर है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, ओके। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, इसमें क्या होता है कि बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स डू नॉट कम इन कांटेक्ट। ये आपको याद रखना है कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ सेपरेटिंग मीडियम होगा। बेसिकली वो सेपरेटिंग मीडियम क्या होता है, पाइप वाटर। अगर ऐसे दो पाइप दे रखे हैं, ठीक है, अंदर वाले पाइप से कुछ कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है और बाहर वाले पाइप से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो हीट एक्सचेंज कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ये जो पाइप का वॉल्यूम बेसिकली कॉपर का होता है और कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो फिर उस वे में वो पहले जो कॉपर है वो कंडक्ट करेगा हीट पाइप वॉल को, पाइप वॉल के अंदर कंडक्शन होगा एंड देन फाइनली कन्वेक्शन होगा जो अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उससे, एंड इस तरह हीट ट्रांसफर होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ लिस्टेड है, सरफेस कंडेंसर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ऑयल कूलर एंड एयर, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे जो कि है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप जो हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर बोथ द फ्लूइड्स आर कमिंग इन कांटेक्ट, तो फिजिकली जो मिक्सिंग अप है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। कुछ, अब देखिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर हम नहीं चाहते कि दोनों के दोनों फ्लूइड्स का कांटेक्ट हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसमें हमें चलता है कि यार दोनों फ्लूइड्स कांटेक्ट में आएंगे तो नो इश्यूज। फॉर एग्जांपल कूलिंग टावर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल मैंने पहले दिखा रखा है, ये कूलिंग टावर का फिगर है। तो इसमें क्या होता है कि हॉट वाटर जो हमारा आ रहा है बेसिकली इंडस्ट्रीज से, उसको हम वाया दिस पाइपलाइन एंड दिस नोजल स्प्रे करते हैं, तो हॉट वाटर स्प्रे हो रहा है। यहाँ पे एक ड्रॉट फैन है, ड्रॉट फैन से क्या होगा कि कूल एयर जो है वो सप्लाई की जाएगी, एयर सप्लाई होगी, वो कांटेक्ट में आएगी हॉट वाटर की, तो यहाँ से फाइनली हॉट एंड ह्यूमिड एयर एस्केप होगी, ठीक है। और जो नोजल में से हॉट वाटर निकल रहा था वो ड्रिजल डाउन होगा नीचे और कोल्ड वाटर के फॉर्म में चलेगा, एंड दिस कोल्ड वाटर कैन बी सप्लाइड अगेन टू द कंडेंसर, ओके। सेकंड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर इज जेट कंडेंसर, जिसके अंदर हॉट स्टीम एंड कोल्ड वाटर मिक्स अप होता है एंड हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर क्या होता है, एक अल्टरनेटिव सप्लाई किया जाता है बेसिकली। वो कैसे होता है भाई, तो भाई इसमें हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज मैट्रिक्स यूज करते हैं। ये एक ऐसा कंपोनेंट या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है वो, इट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, दिस इज बेसिकली हीट एब्जॉर्ब करके रख सकता है कुछ देर के लिए, और उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट अपने पास रख सकता है एब्जॉर्ब करके, तुरंत लूज नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये फिगर में ये हॉट फ्लूइड यहाँ से सप्लाई होगा, हॉट फ्लूइड इस पूरे मैट्रिक्स में से वो पास होगा एंड फाइनली यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद हम क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड को सप्लाई करेंगे, वो भी सेम मैट्रिक्स में से फ्लो होगा एंड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ओके। अब ये चीज जो हो रही है ये होगी अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली कैसे, कि एक बार हॉट फ्लूइड आएगा, फिर वो चला जाएगा, देन कोल्ड फ्लूइड आएगा एंड फिर वापस हॉट फ्लूइड आएगा। इस अल्टरनेटिव प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है जो कि ये है कि हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्लूइड नहीं मिलता है। अब आपको अगर याद हो तो डायरेक्ट ट्रांसफर और डायरेक्ट कांटेक्ट में हमें कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा रीजनरेटिव टाइप, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है फ्लूइड फ्लो की, ये डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक और टाइप ऑफ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर जो कि है रोटेटिंग मैट्रिक्स टाइप। इसके अंदर क्या होता है भैया कि एक शाफ्ट है बीच में, ठीक है, शाफ्ट विल बी रोटेटिंग एट अ क्वाइट लो आरपीएम, फॉर एग्जांपल 3 to 5 आरपीएम। उसके आसपास इस तरह का सेल्यूलोज मैट्रिक्स लगाया रहता है, ठीक है। तो अब ये रोटेशन से क्या होगा कि सपोज ऊपर हॉट फ्लूइड मूव हो रहा है और नीचे कोल्ड फ्लूइड मूव हो रहा है, तो जब ये ऊपर वाला मैट्रिक्स हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ देर बाद
वो रोटेट होके नीचे कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, एंड फिर ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी कि वो ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, फिर नीचे आके कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा। तो इस तरह हीट ट्रांसफर कॉन्स्टेंटली हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इंटरमिटेंट फ्लो मिलेगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन, ये एडवांटेज। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्लूइड की मिक्सिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो साथ में फ्लूइड ला सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें चलेगा कि फ्लूइड मिक्स हो, तो हम ये चीज अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर का। अभी क्या होगा कि आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज में ऐसा पूछ सकती है, भाई 4 एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर का कौन सा ये एग्जांपल में से सही है, बताओ, ठीक है। तो आपको जो एक्चुअली में यूज होता है रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर वो है जर्नस्टॉर्म एयर प्रीहीटर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये कहाँ पे यूज होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। ये जस्ट मैंने इसलिए शेयर किया कि कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर। ये हम सब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पर फोकस करते रहते हैं, बाकी जो हीट एक्सचेंजर्स हैं उनकी स्टडी नहीं होती है। तो फर्स्ट इज पैरेलल फ्लो, इसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स का डायरेक्शन है वो सेम रहता है। सेकंड इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहता है, बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। थर्ड इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स ट्रैवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि हॉट फ्लूइड इस तरह अगर फ्लो हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड इस तरह फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल्स हैं शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर एंड ऑटोमोबाइल। So basically, this was a class regarding the introduction of heat exchanger, the basic governing equation. We also learned that heat transfer can be represented as a change in enthalpy of the fluids, either the hot fluid or the cold fluid. When we assume that the constant pressure is applicable, constant pressure assumption is applicable for both the fluids. We also took an assumption in which we stated that the net heat lost by the whole hot fluid will be equal to the net heat gained by the cold fluid. Okay, so और हमने एक चीज पढ़ी कि classification of heat exchanger, जिसमें हमने देखा कि there are 3 types of heat exchanger. First is direct contact type, second is direct transfer type, and third is regenerative type. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में दोनों फ्लूइड्स की मिक्सिंग होगी, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में मिक्सिंग नहीं होगी, बीच में एक सेपरेटिंग मीडियम होगा जो कि बेसिकली पाइप बॉन्ड होता है। एंड थर्ड इज रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर अल्टरनेटिवली और कांस्टेंट सप्लाई होगा फ्लूइड का, एंड उसमें हम एक सेल्यूलोज मैट्रिक्स यूज करते हैं जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली भैया समरी थी हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर की। एंड इसी के साथ आई वांट टू एंड दिस सेशन, एंड आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर surviving me throughout this lecture. I understand that I have committed some mistakes, but I will try to rectify them if I'm given the opportunity to continue with your pristine organization. There were some issues with my microphone and surrounding noises, which I will try not to be included in my next session. And basically, मैं एक शांति वाला environment बना लूँगा and एक white board भी ले आऊँगा. So ये future plans हैं. And I really hope that मैं एक अच्छा रिसोर्स बनता हूँ। Thank you so much.